क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। भगत सिंह महान युवा क्रांतिकारी थे। उन्होंने बचपन से ही अपने देश और समाज की स्वतंत्रता व खुशहाली के लिए सोचा। गरीबों और असहायों को हक व न्याय दिलाने की सोची और केवल 23 साल की उम्र में भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर भगत सिंह भारतीय युवाओं के आदर्श उनके हीरो बने। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से देश के युवाओं में क्रांति की ऐसी लहर पैदा की जिसके कारण भारत के युवकों में अपने राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा जागा। भारत माता के ऐसे वीर सपूत सरदार भगत सिंह का जन्म पंजाब की धरती पर 28 सितंबर सन 1907 को हुआ। वे लायलपुर जिले के बंगा गांव में पैदा हुए थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती कौर था। इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जिस दिन वे जेल से छूट कर आए, भगत सिंह का जन्म उसी दिन हुआ था, इसलिए परिवार के लोगों ने बालक भगत का जन्म शुभ माना। भगत सिंह बचपन से ही अपने चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह से अंग्रेजों के अत्याचार और भारत मां की परतंत्रता की बातें सुनते आए थे, इसलिए देशभक्ति की भावना उनके भीतर बचपन से ही घर कर गई थी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक दिन खेत में अपने पिता को फसल बोते देखकर बालक भगत सिंह ने उनसे पूछा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? फसल बो रहे हैं बेटा, सरदार किशन सिंह ने जवाब दिया। बालक भगत ने पुनः पूछा, इससे क्या होगा? किशन सिंह समझाने लगे, अनाज का एक बीज बोने से अनाज का पौधा प्राप्त होगा, जिससे हमें अनाज के कई दाने प्राप्त होंगे। नन्हे भगत ने कुछ क्षण सोचकर कहा, तो फिर कल से आप बंदूक और पिस्तौल की फसल खेत में बोइए पिताजी। इससे बहुत सारे हथियार हमें प्राप्त होंगे। उन हथियारों से हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे और अत्याचारी गोरों को मारकर अपने देश से भगा देंगे। एक नन्हे से बालक के मुंह से क्रांति की ऐसी साहस भरी बात सुनकर किशन सिंह आश्चर्य में पड़ गए। जब भगत सिंह कुछ बड़े हुए तो उनका दाखिला अंग्रेजी स्कूल की बजाय आर्य समाज से संबंधित डीएवी स्कूल में कराया गया, क्योंकि उनका परिवार राष्ट्रभक्त विचारधारा का था। परिवार का कोई भी सदस्य अंग्रेजों को और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्कूलों अथवा शिक्षा संस्थानों को पसंद नहीं करता था। बचपन से ही भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। स्कूल में कोर्स की किताबें पढ़ने के अलावा उन्होंने अपनी रुचि के अन्य विषयों की 50 किताबें पढ़ डाली थीं। उन किताबों का संबंध सामाजिक, राष्ट्रीय और आर्थिक बदलाव से था। वे बड़ी एकाग्रता और लगन से पढ़ाई किया करते थे। भगत सिंह के जन्म के 2 साल बाद सन 1909 में भारत में एक इंडिया काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ था। इस कानून का उद्देश्य भारतीयों में फूट डालना था। यह तय किया गया कि हर 10 साल बाद इस कानून का पुनरावलोकन किया जाएगा तथा सुधारों की आवश्यकता होगी तो इस कानून में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। भारत में उभर रहे आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने 10 साल बाद सन 1919 में इस कानून को एक नया रूप दिया। इस कानून को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 का नाम दिया गया। इसे सिडनी रॉलेट नामक अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट भी कहा गया था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए बिना सिर्फ शक के आधार पर उसे जेल में बंद कर सकती है। साथ ही इस कानून से सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता छीनने का भी अधिकार मिल गया था। भारतीयों के लिए ये कानून अत्याचार और दमन का एक उपाय था, इसलिए वे इसे काला कानून कहते थे। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष की थी।
जब काला कानून लाया गया तब भारत में जगह जगह इस कानून का विरोध किया जाने लगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश के कई राज्यों में जनसभाएं होने लगी। इसी क्रम में पंजाब के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन आयोजित की गई। बैसाखी सिखों का बहुत बड़ा पावन पर्व होता है, लेकिन किसे पता था कि बैसाखी पर्व मनाने के लिए जुटी हुई सभा मौत के तांडव और शोक की लहर में बदल जाएगी। रॉलेट एक्ट का सहारा लेकर अंग्रेजों ने पंजाब के आंदोलनकारी सत्यपाल और किचलू सहित कईयों को जेल में डाल दिया था। जलियांवाला बाग में इसी कारण से लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। जिस समय बाग के मंच पर देशभक्त नेता रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे थे, उसी समय जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज सेना अधिकारी बहुत से सैनिकों की फौज लेकर जलियांवाला बाग में आ पहुंचा। उसके कहने पर सैनिकों ने बाहर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर दी और सभा में उपस्थित भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में करीब 1500 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस की गोलियों से बचने के लिए कई लोग जलियांवाला बाग के भीतर स्थित कुएं में कूद गए। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के 90 ब्रिटिश सैनिक भरी हुई राइफलें लेकर बाग में आए थे। उन्होंने डायर के आदेश पर बाग को घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। 10 मिनट में सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई गईं। बाग में जाने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों तरफ मकान थे। अपनी जान बचाने के लिए जब लोग कुएं में कूदने लगे तो कुछ ही देर में वो कुआं भी लाशों से पट गया। जिस समय जलियांवाला बाग में यह भीषण नरसंहार हुआ, उस समय भगत सिंह अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही उनके पास ये दुखद समाचार पहुंचा, वे पैदल ही जलियांवाला बाग की ओर चल पड़े। उन्होंने जलियांवाला बाग में पहुंचकर चारों ओर बिखरे हुए खून के धब्बे देखे, राइफल की अनेक गोलियां इधर उधर पड़ी देखी। बाग के कुएं में झांक कर उन्होंने लाशों के ढेर को देखा। ये सब देखकर बालक भगत सिंह का हृदय विचलित हो उठा। वे अपने साथ पानी की एक बोतल लेकर आए थे। उन्होंने जलियांवाला बाग की लोगों के खून से सनी हुई मिट्टी उस बोतल में भर ली। इसके बाद वे बाग में मारे गए निर्दोष लोगों की मृत्यु का शोक मनाते हुए भारी कदमों से अपने घर की ओर वापस चले आए। भगत सिंह काफी समय से घर से गायब थे और वे किसी को बताकर भी नहीं गए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। घर के सब लोग उन्हें इधर उधर तलाश कर रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी माँ ने उनसे पूछा, बेटा क्या हुआ, कहाँ गया था, इस बोतल में क्या है? भगत सिंह ने बोतल में से कुछ मिट्टी हाथ में लेकर कहा, माँ, ये जलियांवाला बाग में मारे गए हमारे लोगों के खून की मिट्टी है। इस मिट्टी में खून है हमारे लोगों का। मैं वादा करता हूँ कि इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। माँ विद्यावती देवी अचानक कुछ समझ नहीं पाई और हैरानी से अपने बेटे को निहारती रही। बालक भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी से भरी बोतल माँ के पूजा गृह में रख दी और रोज सुबह शाम वे उस बलिदानी माटी की पूजा करने लगे। वे प्रातःकाल शहीदों की उस माटी पर फूल चढ़ाते और दंडवत करते उस पावन माटी को, पंजाब के शहीदों को नमन करते। जलियांवाला नरसंहार से बालक भगत सिंह का मन तो दुखी हुआ ही, लेकिन उससे महात्मा गांधी का मन भी बड़ा आहत हुआ। वे जलियांवाला बाग जाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उनके पंजाब जाने पर रोक लगा दी। तब महात्मा गांधी ने सरकार के शोषण, अन्याय और दमनकारी नीतियों के खिलाफ सन 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के मुताबिक कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देगा। जो भारतीय सरकारी नौकर हैं, वे नौकरियों से त्याग पत्र दे दें। हिंदुस्तानी मजदूर अंग्रेजों की मिल फैक्ट्रियों से बाहर निकल जाएं। बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें। सरकार को कोई किसी तरह का टैक्स न दे और विदेशी कपड़ों को जला दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर असहयोग आंदोलन सफलतापूर्वक चला तो अंग्रेजों का सारा कामकाज ठप पड़ जाएगा और भारत को 1 साल के भीतर आजादी मिल जाएगी। असहयोग आंदोलन के समय भगत सिंह केवल 13 वर्ष की आयु के थे, लेकिन वे इतनी छोटी उम्र में भी इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का महत्व समझते थे और आंदोलन से बहुत प्रसन्न थे। कारण ये था कि गांधी जी के इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। किशोर भगत सिंह गली गली घूमकर लोगों से कहते थे कि सब लोग अंग्रेजों की मिल, फैक्ट्री, स्कूलों
और उनकी बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करो। अब हम आजाद होंगे, आजादी हमको मिलकर रहेगी। गोरों का राज्य भारत से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन लगभग 1.5 साल तक तो सफलतापूर्वक चलता रहा। फिर गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक ऐसी दुखद घटना घट गई कि गांधी जी को अपना यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। 4 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा नामक जगह पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। पहले यही प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले उन पर लाठियां और फिर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 3 आंदोलनकारी मारे गए। इससे लोगों की भीड़ क्रोधित हो उठी। भीड़ ने आगे बढ़कर पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर लिया और थाने पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस अग्निकांड में एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी के लिए हिंसा की यह घटना बहुत दुख पहुंचाने वाली थी। उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट किया और 12 फरवरी 1922 के दिन इस आंदोलन को वापस ले लिया। किशोर भगत सिंह सहित भारत के सभी लोगों को इस आंदोलन से बहुत उम्मीदें थी। सभी जानते थे कि असहयोग आंदोलन से अंग्रेज सरकार इतनी बुरी तरह बौखला गई है कि वो तंग आकर कुछ ही समय में हम भारतवासियों को आजादी दे देगी। लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन रुक जाने से सबको बहुत निराशा हुई। लोग इस महत्वपूर्ण आंदोलन को रोके जाने के कारण महात्मा गांधी की आलोचना करने लगे। असहयोग आंदोलन रुक जाने से किशोर भगत सिंह का उत्साह भी ठंडा पड़ जाता है। वे इस बात पर विचार करने लगते हैं कि देश को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी का आंदोलन का उपाय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो पूरे देश में एक नई क्रांति करनी पड़ेगी। तब जाकर अंग्रेजों की नींद हराम होगी और वे हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के बाद किशोर भगत सिंह ने गांधी जी की बजाय अपने हिसाब से सोचना आरंभ कर दिया और उन्हें अहिंसात्मक आंदोलन की अपेक्षा क्रांति का रास्ता ज्यादा प्रिय और रुचिकर लगने लगा। सन 1923 में भगत सिंह जब 16 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। भगत सिंह ने अब तक जिस दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की थी उसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। इसी तरह लाला जी लाहौर के नेशनल कॉलेज के भी संस्थापक थे। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अपनी कोर्स की किताबों के अलावा अन्य विषयों की 300 किताबें भगत सिंह ने पढ़ डाली। किताबें पढ़ने में उनकी रुचि बचपन से थी, जो उनके जीवन के आखिरी दिन तक बनी रही। नेशनल कॉलेज में नवयुवक भगत सिंह ने लेनिन और गैरीबाल्डी के विषय में पढ़ा। गैरीबाल्डी इटली का राजनैतिक और सैनिक नेता था। उसने कई राज्यों में टूट चुके इटली को एक करने के लिए संघर्ष किया था। भगत सिंह रूस के साम्यवादी क्रांतिकारी लेनिन से भी प्रभावित थे। लेनिन ने नेतृत्वकारी और संगठनकारी शक्ति के रूप में सर्वहारा वर्ग के दल विषयक मत का प्रतिपादन किया था। लाहौर के नेशनल कॉलेज में सुखदेव भगत सिंह के साथी थे। उन्हें इस कॉलेज में जयचंद विद्यालंकार नाम के राष्ट्रभक्त योग्य शिक्षक मिले। उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के हृदय में छिपी क्रांति की आग को परखा और उसे उचित हवा दी। जिस समय भगत सिंह नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय कानपुर में सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा HRA नामक एक क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी का लक्ष्य भारत को अंग्रेजों के शासन से आजादी दिलाना था। इस दल के गठन में लाला हरदयाल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1924 में भगत सिंह इस पार्टी के साथ जुड़ गए। शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने इस दल की स्थापना में अपना योगदान दिया था। भगत सिंह ने अपने कॉलेज के साथ ही सुखदेव के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी दल में प्रवेश लिया। अपने साथियों के साथ मिलकर भगत सिंह ने सन 1926 में नौजवान भारत सभा नामक दल का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन को नया आधार देने के लिए नवयुवकों को इस दल में संगठित करना शुरू कर दिया। सन 1924 में गठित हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन 1925 में अर्थाभाव अर्थात धन की कमी से जूझने लगा। उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी को तो लोग खुशी खुशी दान या चंदा देते थे, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने और उसे आर्थिक सहायता देने से कतराते थे, क्योंकि लोगों को पुलिस का डर लगा रहता था।
लोगों को लगता था कि क्रांति दल को मदद देने के कारण अगर हमारा नाम पुलिस की फाइल में आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यही कारण था कि एचआरए को वित्तीय संकट से जूझना पड़ा। हथियार आदि खरीदने के लिए और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और धन कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए इस दल के सदस्यों ने बहुत विचार कर यह फैसला लिया कि वे सरकारी खजाने को लूटेंगे। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा शशीन्द्र नाथ सान्याल आदि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 17 नौजवानों ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया। इस रेल डकैती के बाद अधिकतर क्रांतिकारी पकड़ लिए गए और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद रहे। काफी कोशिशों के बाद भी ब्रिटिश सरकार और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। 22 अगस्त 1927 को जब बिस्मिल आदि की फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया तो भगत सिंह को इस फैसले से बहुत दुख हुआ। वे अपने क्रांतिकारी साथियों को खोना नहीं चाहते थे। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को तथा 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों का एचआरए संगठन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन समूह छिन्न भिन्न हो गया। तब सरदार भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इस संगठन को पुनर्जीवित किया और एचएसआरए अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक नया नाम इस संगठन को दिया। भगत सिंह ने इस नवगठित दल के साथ सोशलिज्म या समाजवाद का नया नाम जोड़ा। भगत सिंह कहते थे कि जिस तरह से कांग्रेसी या गांधीवादी लोग भारत में जो आजादी लाना चाहते हैं वह आजादी सिर्फ आदमी बदलेगी। गोरों की जगह भारत के काले लोग आ जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार, अन्याय व शोषण की व्यवस्था वही पुरानी रहेगी। आज की तरह कल फिर आदमी का शोषण करेगा। हमें समाजवाद या सोशलिज्म के सहारे समाज की, देश की व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, व्यवस्था को बदलना है। सन 1920 में भले ही भगत सिंह ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद जब वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के युवा क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तो उनकी विचारधारा गांधी जी से एकदम भिन्न हो गई। गांधी जी अभी भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह का कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। भगत सिंह कांग्रेसियों की डोमिनियन स्टेट की मांग से असहमत थे। वे अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। 8 नवंबर 1927 को 7 ब्रिटिश सांसदों ने मिलकर साइमन कमीशन नामक आयोग का गठन किया। इसका काम भारत में संविधान सुधारों के लिए अध्ययन करना था। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित सभी भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इस कमीशन के सदस्य कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे आदि जिन जिन जगहों पर पहुंचे वहां सभी भारतीयों ने इनका विरोध किया। लोगों ने कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक अर्थात साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के सदस्य लाहौर पहुंचे। वे सभी अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए लाहौर में लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का डटकर विरोध करने का फैसला किया। उनके आह्वान पर भगत सिंह आदि कई देशभक्त नौजवान कमीशन का विरोध करने के लिए एकत्र हुए। जैसे ही साइमन कमीशन के सदस्य लाहौर पहुंचे, लाला लाजपत राय तथा अन्य आंदोलनकारियों के साथ भगत सिंह इस कमीशन का विरोध करते हुए साइमन कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाते साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाने लगे। उस समय लाहौर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट था। उसे ब्रिटिश सरकार की ओर से आदेश मिला था कि जो भारतीय साइमन कमीशन का विरोध करे उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। इसलिए जब आंदोलनकारियों की भीड़ मिलकर साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी तो एसपी जेम्स स्कॉट ने पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। इस तरह पुलिस के सिपाही बड़ी कठोरता से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाने लगे। स्वयं एसपी जेम्स स्कॉट भी लोगों पर लाठियां चलाने लगा। उसकी कई लाठियां लाला लाजपत राय के सिर में लगी और वे घायल व अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। सरदार भगत सिंह ने
लाला जी को धरती पर लहूलुहान और बेहोश पड़ा देख अन्य युवकों की मदद से उन्हें उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 16 दिनों तक लाला लाजपत राय अस्पताल में मौत से जूझते रहे। आखिर 17 नवंबर 1928 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई और लाला जी की मौत को क्रांतिकारी भगत सिंह सह न सके। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु तथा सुखदेव के साथ मिलकर ये कसम खाई कि लाला जी की मौत बेकार नहीं जाएगी। हम उनकी मौत का बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि सभी को हमारा बदला याद रहेगा। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर के एसपी जेम्स स्कॉट को जान से मारने की योजना बनाई। योजना ये थी कि हम मौका देखकर लाहौर के पुलिस मुख्यालय जाएंगे और वहाँ जेम्स स्कॉट को गोलियों से भून डालेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इसलिए 17 दिसंबर 1928 का दिन स्कॉट की हत्या के लिए चुना गया। स्कॉट को मारने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से एसपी जेम्स स्कॉट की बजाय एएसपी सैंडर्स बाहर निकलता है। भगत सिंह और राजगुरु उसी को स्कॉट समझकर उस पर गोलियां चला देते हैं। सैंडर्स की हत्या करने के बाद ये सभी क्रांतिकारी भाग जाते हैं। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। घटना के तीसरे दिन 19 नवंबर को उन्हें भगत सिंह की मदद के लिए बुलाया जाता है। भगत सिंह दुर्गावती देवी के कहे अनुसार अपना हुलिया बदलते हैं। वे सिर के बाल और दाढ़ी आदि कटाकर अंग्रेजों की तरह सिर पर हैट, कोट पैंट और बूट आदि धारण करते हैं। दुर्गा भाभी को उनकी पत्नी और सुखदेव को नौकर बनाया जाता है। इस तरह वेश बदलकर भगत सिंह लाहौर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए ट्रेन के जरिए लाहौर से कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद भक्तों के एक समूह के साथ भक्त के वेश में भजन गाते हुए हरिद्वार की ओर निकल जाते हैं। कुछ दिन भगत सिंह कलकत्ता में रहते हैं। इसके बाद वे आगरा आ जाते हैं और अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करते हैं। जिस समय भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र थे, उस समय उन्होंने फ्रांस के क्रांतिकारी अगस्टे ब्लांकी के द्वारा पेरिस शहर में विद्रोह के दौरान बम फेंकने की घटना के बारे में पुस्तक में पढ़ा था और बम फेंकने के बाद अदालत में दिया गया उनका बयान भी पढ़ा था। तभी भगत सिंह के मन में यह बात बैठ गई थी कि हिंदुस्तान के भीतर भी हम क्रांतिकारी नवयुवकों को ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तब आगरा में रहते हुए भगत सिंह के मन में इस ख्याल ने जोर पकड़ा कि अपने दल के लोगों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो कि अद्भुत और सनसनीखेज हो, जिसकी तरफ ब्रिटिश हुकूमत का और देश के लोगों का पूरा ध्यान जाए और देश के लोग क्रांतिकारियों के मकसद को समझें। अंततः दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का निर्णय भगत सिंह ने लिया और अपने निर्णय से चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, जयदेव कपूर और शिव वर्मा आदि साथियों को भी अवगत कराया। चंद्रशेखर आजाद ने योजना बनाई कि असेंबली के बाहर हम एक मोटर कार रखेंगे। असेंबली में बम गिराने के बाद दल के सदस्य उसी मोटर कार से भागकर अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन भगत सिंह भागने के विचार से सहमत नहीं थे। उनके मन में फ्रांसीसी क्रांतिकारी अगस्टे ब्लांकी के बम कांड का नक्शा था। वे क्रांतिकारियों के गुप्त आंदोलन को जनता के सामने लाना चाहते थे और उसे जनता का आंदोलन बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने दल के सदस्यों से कहा कि असेंबली में बम गिराने के बाद वहां से कायरों की भांति भागना ठीक नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि वहीं गिरफ्तार हुआ जाए और मुकदमे के जरिए देश की जनता को दल के विचारों से अवगत कराया जाए। कारण ये है कि क्रांति की कई बातें जनता को यूं खुलेआम नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन बातों को अदालत में खुलेआम कहा जा सकता है। ऐसी बातें तब अखबारों में छपकर जनता तक आसानी से पहुंच जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की बजाय दल के 2-3 अन्य सदस्यों को असेंबली में बम कांड के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ने जिद की कि मैं ही इस घटना को अंजाम दूंगा। तब ये तय किया गया कि भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी जयदेव कपूर और बटुकेश्वर दत्त जाकर इस घटना को अंजाम देंगे। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश किए गए थे। पहला बिल पब्लिक सेफ्टी बिल या जन सुरक्षा बिल था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में उठ रहे क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलना था और मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित करने के लिए औद्योगिक विवाद बिल या ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के नाम से दूसरा बिल पेश किया गया था। असेंबली ने इन दोनों बिलों को
फेल कर दिया था, लेकिन वाइसरॉय ने अपने विशेषाधिकार से इन दोनों बिलों को पास कर दिया था। वाइसरॉय के बिल से संबंधित निर्णय की घोषणा 8 अप्रैल 1929 को असेंबली के अंदर सुनाई जानी थी। भगत सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ ये निर्णय लिया कि उसी दिन असेंबली में बम विस्फोट किया जाएगा। क्रांतिकारी जयदेव कपूर की असेंबली में कुछ जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए असेंबली के 2 पास प्राप्त कर लिए और भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में उस स्थान पर ले जाकर बिठा दिया जहां से किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए बिना बम फेंका जा सकता था। असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और नेकर पहुंचे हुए थे। जैसे ही विशेषाधिकार के जरिए दोनों बिलों को वाइसरॉय के द्वारा पास होने की घोषणा की गई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने स्थान पर खड़े हो गए। अखबार में लिपटा हुआ बम फुर्ती से भगत सिंह ने अपने हाथों में ले लिया और सामने की तरफ सरकारी बेंचों के पीछे वाली खाली जगह पर लकड़ी की दीवार के पास फेंक दिया। उस बम का धमाका इतनी जोर से हुआ कि लोगों के कानों के पर्दे हिल गए, सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अभी असेंबली के भीतर बैठे लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि भगत सिंह ने दूसरा बम सामने की ओर फेंका। उस बम के धमाके ने लोगों के रहे सहे होश भी गुम कर दिए। इतने में भगत सिंह ने छत की ओर हाथ उठाकर अपनी पिस्तौल से 2 गोलियां छोड़ी। साइमन भी वाइसरॉय की गैलरी में असेंबली की कार्यवाही देख रहा था। सबसे पहले वो डर के मारे भागा। चार्ज शुस्तर अपने डेस्क के नीचे छिप गए। असेंबली के कुछ सदस्य भागकर बाहर चले गए। कुछ लोग गैलरी में गए और कुछ बाथरूम में जाकर छिप गए। इन दोनों बमों के फटने से जो नीला धुआं पूरे हॉल में भर गया था, जब वह साफ हुआ तो पूरा हॉल लोगों से खाली हो चुका था। लेकिन असेंबली के सदस्यों में पंडित मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय अपनी जगह पर ज्यों के त्यों बैठे थे। दर्शकों की गैलरियां खाली हो चुकी थीं। केवल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही दर्शक गैलरी में अपनी जगह ज्यों के त्यों खड़े थे। दोनों ने दृढ़ता के साथ पूरे जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। तभी कुछ पर्चे बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में फेंके। उन पर्चों पर लिखा था, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना। बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। शासन सुधारों के नाम पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पिछले 10 वर्षों से हमारे देश का जो अपमान किया गया है, उस निंदनीय कहानी को दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र में लौट जाएं और जनता को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करें। सरकार को यह जान लेना चाहिए कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का हम विरोध करना चाहते हैं। लाला जी की नृशंस हत्या का भी विरोध करते हुए हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है, लेकिन तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, जबकि विचार जीवित रहे। फ्रांस के ब्रुआ और रूस के जार समाप्त हो गए, जबकि क्रांतिकारी विजय की सफलता के साथ आगे बढ़ गए। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपयोग करे। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा मनुष्यों का बलिदान आवश्यक है। इनकलाब जिंदाबाद। बम के धमाकों से पुलिस इतनी घबरा गई थी कि दर्शकों की गैलरी पूर्णतः खाली हो जाने के बाद भी किसी भी पुलिसकर्मी ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर आने का साहस नहीं किया। यदि दोनों युवा क्रांतिकारी चाहते तो बचकर भाग सकते थे, लेकिन उन्हें भागना नहीं था, बल्कि सबके सामने अपनी बात कह सकने का अवसर पैदा करना था। इतने में पुलिस सार्जेंट टेरी ने उनके पास आकर पूछा, क्या यह तुम्ही लोगों ने किया है? भगत सिंह ने अपनी गर्दन हिलाकर स्वीकार किया। यदि वे चाहते तो सार्जेंट की बात का उत्तर देने की बजाय अपनी भरी हुई पिस्तौल से उसे वहीं ठंडा कर सकते थे, लेकिन उनका युद्ध किसी अंग्रेज व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यशाही व्यवस्था के विरुद्ध था। तभी सशस्त्र पुलिस के जवानों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग मोटरों में उन्हें नई दिल्ली पुलिस थाने की ओर ले जाया गया। उस समय घटना स्थल पर पुलिस ने बहुत सावधानी बरती कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए पर्चों का एक भी टुकड़ा किसी के हाथ न लगे। लेकिन असेंबली में मौजूद अंग्रेजी दैनिक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एक संवाददाता ने बड़ी फुर्ती व होशियारी से एक पर्चा उठाकर चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और उस पर्चे का मैटर ज्यों का त्यों शाम के अखबार संस्करण में छाप दिया गया।
जब कोतवाली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से अपना बयान देने के लिए कहा गया तो दोनों ने उत्तर दिया कि हमें पुलिस के सामने अपना कोई बयान नहीं देना है, हमें जो कुछ कहना है हम अदालत के सामने ही कहेंगे। पुलिस ने दोनों को दिल्ली की जेल ले जाकर बंद कर दिया। दिल्ली जेल से भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा कि आप अगर मुझसे मिलने आए तो अकेले ही आना, माँ को साथ मत लाना। माँ मुझे इस हाल में देखकर रो देंगी और मुझे भी तकलीफ होगी। अगर हो सके तो कुछ किताबें, तिलक रहस्य, नेपोलियन की जीवनी और अंग्रेजी के कुछ अच्छे नॉवेल लेते आना। नॉवेल द्वारकादास लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। आप किसी तरह की चिंता मत करना। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 3 मई 1929 को सरदार किशन सिंह अपने पुत्र भगत सिंह से दिल्ली जेल में मिले। बैरिस्टर आसफ अली भी उनके साथ थे। किशन सिंह अपने बेटे का मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह बचाव की दृष्टि से मुकदमा लड़ने के विरुद्ध थे। 7 मई 1929 को एडिशनल मजिस्ट्रेट मिस्टर पूल की अदालत में दिल्ली जेल के अंदर ही सुनवाई शुरू हुई। अदालत में केवल चुने हुए पत्रकारों और अभियुक्तों के निकट संबंधियों और वकीलों को ही आने की इजाजत दी गई थी। जब सरकार ने अपना पक्ष रखा तो भगत सिंह बोले, हम लोग अपना बयान सेशन जज की अदालत में देंगे। सेशन जज मिडलटन की अदालत में 4 जून को दिल्ली जेल के अंदर ही सुनवाई शुरू हुई। 6 जून को भगत सिंह ने अपने ऐतिहासिक बयान में कहा कि हम असेंबली में बम फेंकने का दायित्व स्वीकार करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारे वक्तव्य का सही मूल्यांकन किया जाएगा। पुलिस का यह कहना असत्य है कि हमारी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने हमारे हाथ से पिस्तौल छीनी। हमने आत्मसमर्पण किया, तब हम दोनों में से किसी के पास भी पिस्तौल नहीं थी। यह कहना गलत है कि किसी ने हमें बम फेंकते हुए देखा था। लॉर्ड इरविन के अनुसार हम लोगों ने बम फेंककर किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि संविधान पर आक्रमण किया है। छद्म समाजवादी दीवान चमन लाल ने हमें जघन्य आक्रमणकारी और देश के लिए अपमानकारक बताया है, लेकिन हमें पाखंड से घृणा है। हमारा लक्ष्य उस संस्था के प्रति अपना व्यावहारिक प्रतिरोध प्रकट करना था जिसने आरंभ से ही अपनी निरुपयोगिता का हानि पहुंचाने की अपनी दूरगामी शक्ति का नग्न प्रदर्शन किया है। इस विधान मंडल के अस्तित्व का प्रयोजन संसार के सामने भारतीय दीनता और असहायता का प्रदर्शन करना है। ये असेंबली एक अनुत्तरदायी और स्वेच्छाचारी शासन की दमनकारी सत्ता की प्रतीक बन गई है। कोर्ट में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में भगत सिंह ने कहा कि जनता के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय मांग को बार बार रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। सदन द्वारा पारित पवित्र प्रस्तावों को भारतीय संसद के फर्श पर निरादर पूर्वक पांवों के तले कुचला जा रहा है। ऐसी संस्था का अस्तित्व किस तरह न्याय संगत माना जा सकता है? इसकी शान और शौकत बनाए रखने के लिए भारत के करोड़ों लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई व्यय की जाती है, लेकिन यह असेंबली सारहीन और शैतानी से भरा षड्यंत्र मात्र बनकर रह गई है। असेंबली की कार्यवाही देखकर हमारी यह धारणा और भी ज्यादा पुष्ट हो गई कि भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों को ऐसी संस्था से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता जो शोषकों की दम घोंटने वाली सत्ता और असहाय श्रमिकों की पराधीनता का एक खतरनाक स्मारक मात्र बनकर रह गई है। दोनों बिल पारित करके असेंबली ने देश के प्रतिनिधियों को अमानवीय और बर्बर तरीके से अपमानित किया है। साथ ही देश के करोड़ों भूखे और दरिद्र लोगों को उनके मौलिक अधिकारों व आर्थिक हितों के एकमात्र साधन से वंचित कर दिया है। भगत सिंह ओजस्वी वाणी में न्यायाधीश मिडलटन के सामने कह रहे थे, हमने उन लोगों की ओर से प्रतिरोध प्रकट करने के लिए असेंबली के फर्श पर बम फेंका जिनके पास अपनी हृदय विदारक कथा की अभिव्यक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह था कि हम बहरों को अपनी आवाज सुनाएं और समय की चेतावनी उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। निचली अदालत में सरकारी वकील ने उनसे पूछा, क्रांति से आपका क्या मतलब है? भगत सिंह बोले, क्रांति में न तो घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान है और न उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए। उत्पादन और श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व हैं, लेकिन शेष लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक ओर सबके लिए अन्न उगाने वाले कृषक परिवार भूखों मर रहे हैं,
सारी दुनिया के बाजारों में कपड़ों की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर ढकने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते। भवन निर्माण, लोहारी और बढ़ईगिरी के काम में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहते रहते दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ पूंजीपति, शोषक और समाज पर घुन की तरह जीने वाले लोग अपनी सनक पूरी करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। ये भयंकर विषमताएं और विकास के अवसरों की कृत्रिम समानताएं समाज को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। यदि सभ्यता के ढांचे को समय रहते न बचाया गया तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अतः क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें समाज को समाजवादी आधारों पर पुनर्गठित करना होगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण होता रहेगा। क्रांति से हमारा प्रयोजन एक ऐसी मानसिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसको किसी प्रकार के खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुता को मान्यता दी जाए। इससे हम मानव जाति को पूंजीवाद के बंधन और युद्ध से होने वाली बर्बादी व मुसीबतों से बचा सकेंगे। क्रांतिवीर भगत सिंह का अदालत को कहना था कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। श्रमिक वर्ग समाज का वास्तविक आधार है। लोक प्रभुता की स्थापना श्रमिकों का अंतिम लक्ष्य है। हम क्रांति के उत्कर्ष की संतोष पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के इन सार गर्भित कथनों के वक्तव्य के बाद सारे देश के लोगों का ध्यान भगत सिंह पर केंद्रित हो गया। भगत सिंह के क्रांतिपूर्ण विचार पत्रकारों के माध्यम से देश के अनेक समाचार पत्रों में छापे गए। अदालत की कार्यवाही में दिए गए भाषण के जरिए लोगों ने पहली बार नवयुवक भगत सिंह की क्रांतिवादी विचारधारा को और उनके समाजवादी सिद्धांतों को जाना। सब तरफ उनके वक्तव्य की प्रशंसा की जाने लगी तथा देश की जनता चाहने लगी कि भगत सिंह जल्दी ही अदालती कार्यवाही में स्वयं को निर्दोष साबित कर जेल से छूट जाएं। इस समय सारे देशवासियों का ध्यान अन्य कांग्रेसी नेताओं से हटकर युवा भगत सिंह की ओर चला गया था। हर दिन लोग अखबारों के माध्यम से अदालती कार्यवाही के बारे में जानने को उत्सुक रहने लगे थे। 10 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के केस की सुनवाई खत्म हो गई और 12 जून के दिन सेशन जज ने अपने 41 पृष्ठों के फैसले में इन दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। अदालत के इस फैसले के बाद भगत सिंह को दिल्ली जेल से मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। यद्यपि अपने असेंबली बम कांड केस में भगत सिंह ने अपने बचाव का कोई प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनकी ओर से सेशन जज के फैसले की अपील हाई कोर्ट में कर दी गई थी। असल में इसके जरिए भगत सिंह अपने गुप्त सशस्त्र प्रयत्नों को सार्वजनिक क्रांति का रूप देना चाहते थे। अपनी क्रांति को जनता के मानस के साथ जोड़ना चाहते थे। लाहौर हाई कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस फोर्ड और जस्टिस एडिसन के सामने अपना एक और महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कानून विशारद सोलोमन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके आपराधिक उद्देश्यों को जाने बिना उस समय तक सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि वे कानून विरोधी आचरण सिद्ध न हो। जो हुकूमत व्यक्ति के कुदरती अधिकार छीनती है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हजारों बेगुनाहों का खून उसकी गर्दन पर है। हमारे इनकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है। हमारा विश्वास है कि यदि सत्ताधारी शक्तियां ठीक समय पर सही कार्यवाही करती तो फ्रांस और रूस की खूनी क्रांति न होती। मिलॉर्ड, अगर हमें बमों की ताकत के संबंध में कोई ज्ञान न होता तो हम पंडित मोतीलाल नेहरू, केसरकर, जयकर तथा जिन्ना जैसे महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति में बम क्यों फेंकते। उच्च न्यायालय के जजों ने भगत सिंह की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उन्होंने सेशन जज के फैसले को बहाल रखते हुए 13 जनवरी 1930 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का ही दंड सुनाया। मियांवाली जेल में अधिकारियों द्वारा भगत सिंह के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। भगत सिंह ने देखा कि जेल में ब्रिटिश कैदियों के साथ तो भला बर्ताव किया जाता है और उन्हें अखबार व पुस्तकें आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन भारतीय कैदियों के साथ अंग्रेज जेलर या अधिकारी अच्छा व्यवहार नहीं करते। न भारतीय कैदियों को अच्छा साफ भोजन दिया जाता है और न उनको पढ़ने के लिए पुस्तकें व समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। यही नहीं, उनको कपड़े भी पुराने पहनने के लिए दिए जाते हैं। खाना शौचालय के बगल में पकाया जाता है। चूहे और कॉकरोच रोटियों पर आक्रमण करते रहते हैं। जेल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ भगत सिंह ने 17 जून 1929 को पंजाब मियांवाली जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए।
उनका माहौल साफ सुथरा व अच्छा हो, उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाए, उन्हें पढ़ने की आजादी मिले, पुस्तकें और समाचार पत्र उन्हें पढ़ने को दिए जाएं और लिखने का सामान मिले, स्नान की सुविधाएं और अच्छे कपड़े दिए जाएं। जून के अंतिम सप्ताह भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां भी भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 10 जुलाई 1929 को लाहौर के मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में सैंडर्स हत्या केस की कार्यवाही आरंभिक तौर पर शुरू हुई। 22 दिन लगातार भूखे रहने से उस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कमजोरी के कारण अदालत के कमरे तक पैदल चलने की हालत में नहीं थे, इसलिए दोनों को स्ट्रेचर पर लिटाकर अदालत लाया गया था। उनकी यह हालत जान पूरे देश में हाहाकार मच गया। 30 जुलाई 1929 तक भगत सिंह का वजन हर सप्ताह 5 पाउंड के हिसाब से गिरता गया। 10 जुलाई को भगत सिंह अदालत में हथकड़ी पहनाकर लाए गए, लेकिन 17 जुलाई को जब उन्हें अदालत लाया जाने लगा तो उन्होंने हथकड़ी लगाने का विरोध किया। भगत सिंह के साथ उनके क्रांतिकारी मित्र यतीन्द्रनाथ दास भी भूख हड़ताल पर थे, लेकिन 13 सितंबर 1929 को जब भूख हड़ताल से उत्पन्न हुई शारीरिक कमजोरी के कारण उनका निधन हो गया तो भगत सिंह की आंखें आंसुओं से भर उठीं। जब जेल में भूख हड़ताल कर रहे यतीन्द्रनाथ के निधन की खबर अखबारों के जरिए देश की जनता के पास पहुंची तो सब तरफ ब्रिटिश सरकार की निंदा और आलोचना होने लगी। मजबूर होकर सरकार भगत सिंह के आगे झुक गई। उसने भगत सिंह की सारी मांगें स्वीकार कर लीं। इस प्रकार 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों ने अपनी 114 दिन से चली आ रही ऐतिहासिक भूख हड़ताल समाप्त कर दी। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ सुखदेव, राजकुमार सिन्हा, जितेंद्र सान्याल, जयदेव कपूर, आशाराम, महावीर, कमलनाथ तिवारी, किशोरी लाल, शिव वर्मा, गया प्रसाद, सुरेंद्र पांडेय, अजय घोष, कुंदन लाल, देशराज और प्रेम दत्त आदि क्रांतिकारी नौजवान भी सजा पा रहे थे। इन सब को जब अदालत लाया जाता तो ये एक दूसरे की ओर देखते हुए इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाते तथा झूमते हुए गाने लगते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अदालत का मुख्य द्वार सड़क पर था। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी छुट्टी होते ही दौड़कर वहां आ जाते थे। भगत सिंह अदालत में खूब जोर से बोलते थे ताकि आवाज बाहर तक पहुंचे। जयगोपाल क्रांतिकारियों में भगत सिंह का प्रमुख सहायक और मित्र था। भगत सिंह पर अब सैंडर्स हत्या केस की कार्यवाही भी चलने लगी थी। जयगोपाल ने इस घटना में भगत सिंह की मदद की थी, लेकिन वो सरकार के लोभ लालच में आकर भगत सिंह के साथ गद्दारी कर बैठा और सरकारी गवाह बन गया। एक दिन जब वह सैंडर्स केस में भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने आया तो उसे देखकर युवा क्रांतिकारी प्रेम दत्त का खून खौल उठा। उसने अपना जूता खोला और जयगोपाल को खींच कर मारा। इससे अदालत में अफरा तफरी मच गई। मजिस्ट्रेट ने तुरंत इन क्रांतिवीरों को हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया। इस बात पर हंगामा मच गया और जज को अदालत की कार्यवाही एक दिन के लिए रोक देनी पड़ी। दूसरे दिन इन क्रांतिकारियों ने अदालत में आने से मना कर दिया। पुलिस अफसरों ने वायदा किया कि अदालत पहुंचकर उनकी हथकड़ी खोल दी जाएगी। अदालत की कार्यवाही 1 साल तक और चलती रही। इस बीच लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को अमानवीय यातनाएं दी जाती रहीं। उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता। जेल में उस महावीर क्रांतिकारी ने गोरों के हर प्रकार के जुल्म सहे, लेकिन इस बीच भगत सिंह का अध्ययन भी चलता रहा। उन्होंने सबसे कह रखा था कि जो कोई भी उनसे जेल में मिलने आए वो उनके पढ़ने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा की अच्छी पुस्तकें अवश्य लेकर आए। 7 अक्टूबर 1930 को सुबह ट्रिब्यूनल का एक विशेष संदेशवाहक जेल में आया और उसने भगत सिंह आदि क्रांतिवीरों को ट्रिब्यूनल का फैसला सुनाया। यह फैसला 68 पृष्ठों का था। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्रांतिकारी कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल और महावीर सिंह को आजन्म काला पानी की सजा सुनाई गई थी। महावीर सिंह काला पानी में अनशन करते हुए 9वें दिन शहीद हुए थे। युवा क्रांतिकारी कुंदन लाल को 7 साल की सजा और प्रेम दत्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। मास्टर आशाराम, अजय घोष, सुरेंद्रनाथ पांडे,
देशराज और जितेंद्र सान्याल रिहा कर दिए गए थे। अंग्रेज हुकूमत ने काफी सावधानी बरती कि अदालत के इस फैसले को गुप्त रखा जाए तथा फैसले की खबर भारत की जनता तक न पहुंच पाए। लेकिन हवा के झोंकों के साथ उड़कर ये खबर देश के कोने कोने में फैल गई। अंग्रेजों को पता था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की खबर सुनकर लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार और अदालत के खिलाफ नारे लगाएंगे तथा देश में ब्रिटिश विरोधी वातावरण बनाया जाएगा। इसलिए अदालत का फैसला आते ही पूरे लाहौर शहर में धारा 144 लगा दी गई। धरना प्रदर्शन और जुलूसों पर रोक लगा दी गई। लेकिन फिर भी लाहौर के म्युनिसिपल मैदान में लोगों की सभा हुई। इस सभा में एक तरफा मुकदमे की, क्रांतिकारियों को सख्त सजा व मृत्युदंड देने की तथा वॉइस रॉय के आदेश की कड़ी आलोचना की गई। लाहौर में स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर हड़ताल हुई। स्कूल कॉलेज बंद हो गए। कई विद्यार्थियों और स्त्रियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 अक्टूबर 1930 को देश में कई जगह प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विद्यार्थियों के एक समूह ने भी पुलिस पर धावा बोला। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा वायसरॉय के पास एक प्रार्थना पत्र भेजा। उसमें कहा गया था कि जिस दिन सैंडर्स का वध हुआ उस दिन भगत सिंह कलकत्ता में था। भगत सिंह ने वहां से उसी दिन खट्टर भंडार, परिमल, लाहौर के मैनेजर श्री रामलाल को एक पत्र लिखा था जो डाक विभाग द्वारा मेरे अर्थात सरदार किशन सिंह के पास पहुंचा है। मैं गवाह के रूप में उसे अदालत में पेश कर सकता हूं। भगत सिंह को जब जेल में अपने पिता द्वारा भेजे गए इस प्रार्थना पत्र के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने पिता को एक पत्र लिखकर भेजा। उस पत्र में उन्होंने अपने पिता से कहा था कि समस्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी हालत में अदालत की अवहेलना और उपेक्षा दिखनी चाहिए और क्रांतिकारियों को जो कठोर दंड दिया जाए उसे हंसते हंसते सहना चाहिए। मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं है जितना आप समझते हैं। कम से कम मेरे जीवन का इतना महत्व नहीं है कि इसे सिद्धांतों की अमूल्य निधि का बलिदान करके बचाया जाए। पिताजी, यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार का बर्ताव करता तो मैं उसे देशद्रोही से कम नहीं समझता। मैं तो बस इतना कहूंगा कि ये आपकी एक कमजोरी थी, एक निम्न कोटि की मानसिक दुर्बलता थी जो आपने ऐसा प्रार्थना पत्र वायसरॉय के पास भेजा। यह एक ऐसा समय है जिसमें हम सब की परीक्षा हो रही है। आप इस परीक्षा में असफल हो गए। मैं जानता हूं कि आप सच्चे देशभक्त रहे हैं। आपने अपना सारा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया है, परंतु इस महत्वपूर्ण घड़ी में आपने ऐसी दुर्बलता क्यों दिखाई? मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं। जब सरदार किशन सिंह को अपने बेटे भगत सिंह का यह पत्र मिला तो उन्हें पत्र पढ़कर अपनी भूल का एहसास हुआ। अदालत द्वारा दिए गए फांसी के फैसले के विरुद्ध भगत सिंह ने कोई अपील नहीं की। न वे और न उनके वकील इस मामले में अदालत में उपस्थित हुए। न सरकारी गवाहों से जिरह और बहस की गई, न सरकारी आरोपों का उत्तर दिया गया। भगत सिंह अपनी पूर्ण आहुति देकर जनता को जगाना चाहते थे। उन्होंने जेल की काल कोठरी में विजय कुमार सिन्हा से कहा, भाई ऐसा ना हो कि फांसी रुक जाए, हम मरकर ही क्रांति की सेवा कर सकते हैं। नवंबर 1931 को भगत सिंह ने मुल्तान जेल में बंद अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इस खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान कर सकते हैं। आगे उन्होंने पत्र में बटुकेश्वर दत्त को लिखा, तुम्हें आजीवन कारावास का दंड मिला है। तुम्हें जीवित रहकर यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर मुसीबतों का मुकाबला भी कर सकते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू और एडवोकेट प्राणनाथ मेहता के अनुरोध पर भगत सिंह प्रिवी काउंसिल में अपील करने पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि प्रिवी काउंसिल में अपील करने पर संसार भर में भारतीय क्रांति के आदर्शों को प्रचारित करने का अवसर मिलेगा। भारत में जो अत्याचार जेलों के अंदर राजनीतिक कैदियों के ऊपर किए जा रहे हैं, उनके बारे में दुनिया के सब देशों के लोग जान जाएंगे। इससे क्रांतिकारियों को मानवीय सहानुभूति प्राप्त होगी। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह के परिवार के लोग अंतिम बार भगत सिंह से मिले। मुलाकात में उस दिन उनके पिता, माँ,
दादा, चाचियां और भाई थे। दादा अर्जुन सिंह वे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की मुखालफत की थी और अपने परिवार में क्रांति का पौधा रोपा था। वे भगत सिंह के पास जेल में आए और उन्होंने भगत सिंह के सिर पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरा। वे भगत सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका दिल इतना भर आया था कि उनके शब्द उनके होठों से बाहर ना आ सके। कुछ दूर खड़े होकर वे अपनी आंसुओं भरी आंखों से भगत सिंह को निहारते रहे। तभी भगत सिंह ने अपने सामने खड़ी अपनी मां से कहा, बेबे जी, दादाजी अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। आप बंगा जाकर इनके पास ही रहना। परिवार के सब सदस्यों से हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने के बाद भगत सिंह ने अपनी मां से कहा, मेरी लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। इतना कहकर भगत सिंह काफी जोर से हंसे। जेल के अधिकारी उन्हें फटी आंखों से देखने लगे। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगने का दिन 24 मार्च 1931 तय था, लेकिन जनता के विद्रोह की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक दिन पहले अर्थात 23 मार्च को ही फांसी देने का निर्णय लिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह 23 साल 5 महीने और 26 दिन की आयु के हो चुके थे। उम्र का 27वां दिन शुरू हो चुका था। फांसी वाले दिन उन्होंने अपने वकील एडवोकेट प्राणनाथ मेहता के हाथों लेनिन का जीवन चरित्र मंगवाया और पूरी तन्मयता के साथ उसे पढ़ने लगे। भगत सिंह ने अपने लिए रसगुल्ले मंगाकर खाए और मस्ती में रहे जैसे कोई बात ही न हो। दोपहर के समय जब सूरज आसमान में पहुंचा तो सब कैदी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर नजर आए। असिस्टेंट जेलर ने सबको अपनी अपनी कोठरी के भीतर चले जाने को कहा। हर दिन जेल की कोठरियां शाम के समय बंद होती थीं, लेकिन आज दोपहर को ही बंद कर दी गईं। लाहौर सेंट्रल जेल के चीफ वार्डर सरदार चतर सिंह एक रिटायर्ड फौजी हवलदार थे। उन्हें दोपहर 3 बजे के लगभग इस बात की सूचना दी गई कि आज शाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। चतर सिंह मधुर स्वभाव का ईश्वर भक्त व्यक्ति था। वह रोज सुबह शाम गुरुवाणी का पाठ किया करता था। जब उसे मालूम हुआ कि अब भगत सिंह की जिंदगी के कुछ ही घंटे शेष हैं, तो वो जाकर भगत सिंह से कहने लगा, आप आखिरी वक्त में वाहेगुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। इतना कहकर गुरुवाणी के पाठ का गुटका चतर सिंह ने भगत सिंह को देना चाहा। चीफ वार्डर चतर सिंह की बात सुनकर भगत सिंह जोर से हंस पड़े और बोले, अगर मैं इस आखिरी वक्त में परमात्मा को याद करूंगा तो परमात्मा कहेंगे कि यह बुजदिल है। सारी उम्र तो इसने मुझे याद किया नहीं, अब मृत्यु सामने दिखाई देने लगी है तो मुझे याद करने लगा है। अच्छा यही होगा कि जिस तरह से पहले मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मैं इस दुनिया से चला जाऊं। कई लोग मुझ पर ये इल्जाम तो लगाएंगे कि मैं नास्तिक था और मैंने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि भगत सिंह बुजदिल या बेईमान था। आखिरी समय में मृत्यु को सामने देखकर उसके पैर डगमगाने लगे। 23 मार्च की शाम जब फांसी लगने का समय निकट आ पहुंचा तो भगत सिंह अपनी कोठरी में एकाग्र चित्त होकर बैठे लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे। लेनिन रूस के साम्यवादी क्रांतिकारी थे। उन्होंने रूस में सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। जब वे लेनिन की पुस्तक के पन्ने पढ़ रहे थे तभी उनकी कोठरी का दरवाजा खोला गया। जेल अधिकारी ने उनसे कहा, सरदार जी, फांसी लगने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। उस समय भगत सिंह के दाहिने हाथ में पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक पर से बिना आंखें उठाए बायां हाथ जेल अधिकारी की ओर उठाकर कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह की आवाज में इतना रौब था कि जेल अधिकारी का कुछ और कहने का साहस न हुआ। पुस्तक के कुछ पैराग्राफ पढ़कर भगत सिंह ने पुस्तक छत की ओर उछाल दी और उछलकर खड़े हो गए और बोले, चलो। भगत सिंह ने फांसी पर जाने से पूर्व जेल अधिकारी से कहा, हमारे हाथों में हथकड़ियां न लगाई जाएं और हमारे चेहरों पर कंटोप न ढंके जाएं। जेल अधिकारी ने भगत सिंह की बात मान ली। भगत सिंह ने बहुत भाव विभोर होकर अपनी कोठरी को एक बार ध्यान से निहारा और कोठरी के बाहर आ गए। इसी समय सुखदेव और राजगुरु भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए थे। इन तीनों क्रांतिकारियों ने पास आकर एक दूसरे को देखा और हंसकर एक दूसरे को गले लगाया। उस समय भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव उनकी बाईं ओर और राजगुरु दाहिनी ओर थे।
इसके बाद तीनों क्रांतिवीर एक स्वर में यह गाने लगे, दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तीनों आजादी का गीत गाते हुए फांसी घर की ओर चले। वार्डर ने आगे बढ़कर फांसी घर का काला दरवाजा खोला। लाहौर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर फांसी घर के अंदर खड़ा तीनों क्रांतिवीरों को देखने लगा। तभी भगत सिंह ने उससे कहा, वेल मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal। अर्थात मैजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आज आप अपनी आंखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर भगत सिंह की बात सुनकर पानी पानी हो गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके दोनों साथियों ने फांसी के मंच की सीढ़ियां चढ़ी। उस फांसी के मंच ने कभी ऐसे पैर नहीं देखे थे जिनमें न तो कंपकंपी थी न लड़खड़ाहट, बल्कि उन पैरों में इतनी दृढ़ता थी कि धरती कांपने लगी थी। फांसी के मंच के ऊपर 3 फंदे लटक रहे थे। उन फंदों के नीचे बीच में भगत सिंह जाकर खड़े हो गए। उनकी बाईं ओर सुखदेव और दाहिनी ओर राजगुरु खड़े हो गए। तभी तीनों आजादी के परवानों ने एक साथ गरजते हुए नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों ने अपना अपना रस्सी का फंदा पकड़ा और उसे चूमकर अपने ही हाथ से अपने गले में डाल लिया। पास खड़े जल्लाद से भगत सिंह ने कहा, प्लीज आप इन फंदों को ठीक कर लें। उस जल्लाद ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे वीरतापूर्ण स्वर नहीं सुने थे। भगत सिंह की बात सुनकर वो थरथरा गया। उसकी आंखों में इन नौजवानों की राष्ट्रभक्ति को देखकर आंसू आ गए। कांपते हाथों और डबडबाई आंखों से उसने भगत सिंह के फंदे को ठीक किया। नीचे आकर चरखी घुमाई। तभी खटाक की आवाज से फांसी का तख्ता नीचे गिरा और भगत सिंह अपने दोनों क्रांतिकारी साथियों के साथ भारत माता के लिए शहीद हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारी, भारत माता के सच्चे सपूत, राष्ट्रभक्त, महानायक, शहीद आजम भगत सिंह के चरणों में शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।